Lyophobic salt can be seen by microscope. By microscope. हाँ तो देखिए, फर्स्ट इज द हेट्रोजेनियस नेचर, colloids are heterogeneous. Second, visibility. So lyophilic salt cannot be seen by often eyes and microscope, but lyophobic salt can be seen by microscope. Open eyes से वो भी नजर नहीं आएगी. Microscope. Number 10, colligative properties. Colligative properties. देखिए, टू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं ना छोटे छोटे, तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर के कोलॉइड्स का एक बिग बड़ा पार्टिकल फॉर्म करता है. अब इससे नंबर ऑफ पार्टिकल रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल ने मिलकर एक पार्टिकल बनाया बड़ा, जिसका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में चला गया. सो नंबर ऑफ पार्टिकल रिड्यूस डिक्रीज इन द कोलॉइड्स एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन के कंपेयर में कोलॉइड में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बहुत कम होते हैं. तो जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर ही डिपेंड करती है वो भी कम हो जाएगी, और उसी प्रॉपर्टी का नाम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. तो जो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इन चारों की वैल्यूज इन चारों की वैल्यूज कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए बहुत कम होती है. क्यों कम होती है? क्योंकि कोलॉइड में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बहुत कम होते हैं. कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे ट्रू सॉल्यूशन के छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर के एक कोलॉइडल पार्टिकल बनता है, इसलिए कम हो जाता है. तो लिखिए, देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स आर वेरी लो. Are very low. Therefore, it is due to less number of solid particles. Less number of solid particles. Clear? ये आपके नंबर 4 देखिए, ब्राउनियन मूवमेंट. ब्राउनियन मूवमेंट्स. ब्राउनियन मूवमेंट्स. देखो, ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो डिस्पर्शन मीडियम में रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. दे मूव रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. इस मूवमेंट का नाम है ब्राउनियन मूवमेंट. और ये मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल कोलॉइडल पार्टिकल के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं. जैसे हवा में 10 पार्टिकल कोलॉइडल फेज में रहते हैं, तो जो हवा के जो पार्टिकल है, हवा के जो मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स, वो 10 पार्टिकल से कोलाइड करते हैं. इससे 10 पार्टिकल के अंदर भी थोड़ा सा मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है. ये मूवमेंट जिगजैग होता है, रैंडम होता है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन होता है, और इसी मूवमेंट का नाम है ब्राउनियन मूवमेंट. देखिए इसमें, देखो, कोलॉइडल पार्टिकल्स आर रैंडमली मूव in zigzag path. In zigzag path. In dispersion medium. This is called Brownian moment.
देखो दिस इज ड्यू टू, अरे मोमेंट किसकी वजह से हो रही है, दिस इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन डीपी एंड डीएन। समझ आ गई। अब देखो ये ब्राउनिंग मोमेंट होता है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शन होता है, एज द टेम्परेचर हायर ब्राउनिंग मोमेंट। दूसरा ये कोलाइडल पार्टिकल की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज ऑफ डिस्पर्स। जितना छोटा पार्टिकल होगा कोलिजन से उतना ही मूव कर जाएगा। दो चीजों पर डिपेंड करता है, बस टेम्परेचर के प्रोपोर्शन है और डिस्पर्स फेज यानी कि कोलाइडल पार्टिकल। डिस्पर्स फेज क्या है, कोलाइडल पार्टिकल उसकी साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब इस मोमेंट को देखो इस करके शो करेंगे, पार्टिकल है, एक बोर्ड एग्जाम में खाली डायग्राम ही आता है। सपोज करें कोलाइडल पार्टिकल है और इसको किसी भी डायरेक्शन में आप ले आइए, कोई फिक्स नहीं है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर वापस यहाँ आ जाएगा, इधर चला जाएगा, मतलब किधर चल जाएगा कोई भरोसा नहीं, डिपेंड ऑन द कोलिजन। जिससे रैंडम मोशन, दैट इज ब्राउनियन मोमेंट। नंबर 4 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस अब क्या होता है, आपको पहले मैंने समझाया था कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं इनके ऊपर एक चार्ज होता है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। एक चार्ज होता है इनके ऊपर, जैसे कोलाइडल पार्टिकल है ये आयंस का एब्जॉर्प्शन करेगा अपने सरफेस के ऊपर, इससे या तो सारे कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं या सभी नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। समझ आ गई बात। इसलिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए कोलाइडल सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एनोड और कैथोड, यदि किसी मेटालिक रॉड जो बैटरी से कनेक्टेड हो उसको कोलाइड्स में डाल दिया जाए, और क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज है तो पार्टिकल किसी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। यदि कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो एनोड की तरफ जाएगा। इसी मूवमेंट का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर करेगा क्या है, जब इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगा तो वहां पर जाकर के चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कैटायन की वजह से है। अब यदि कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है ड्यू टू कैटायन तो कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। कैथोड पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन से ये सारे कैटायन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चार्ज जब न्यूट्रल होते हैं जो कोलाइडल पार्टिकल का रिपल्शन फोर्स बना हुआ था खत्म हो जाता है। तो यह रिपल्शन फोर्स के कारण ही तो कोलाइड स्टेबल था, इसी वजह से तो कोलाइडल नेचर और उसकी मेंटेन थी। और जैसे ही ये न्यूट्रल होगा ये कोलाइडल पार्टिकल आपस में मिलना शुरू कर देते हैं एंड चेंज इनटू द बिगर पार्टिकल्स। और कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल पार्टिकल का बिगर पार्टिकल में कन्वर्जन क्या कहलाता है, यहाँ पर कोगुलेशन। क्या कहलाता है, कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, जैसे दूध फट जाता है ना उस तरीके का, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब तो इतना ही है कि मोमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। लायोफिलिक सोल इलेक्ट्रोफोरेसिस शो करते हैं। लायोफिलिक के पार्टिकल जो कि न्यूट्रल होते हैं उसमें कोई इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसा नहीं होता है इसमें। देखो लायोफोबिक सोल शो इलेक्ट्रोफोरेसिस, शो इलेक्ट्रोफोरेसिस
phoresis in which colloidal particles move towards the electrode towards the electrode and neutralize and precipitate. समझ की बात? ये था इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब डेफिनेटली यदि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो कैथोड बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एनोड बन जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, अब इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक जुड़ी टर्म है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब देखो क्या होता है, जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है ये कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पीएच है। अब कौन से पीएच? देखो जब किसी पॉजिटिव सोल में, देखो पॉजिटिव सोल को न्यूट्रल करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? हाइड्रोक्साइड आयन, और इसमें डालना पड़ेगा आपको बेस। यदि किसी सोल के पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाद यदि बेस डालें, बेस अल्कली डालें, क्योंकि अल्कली में एनाइन होता है, जब अल्कली ऐड करेंगे, बेस ऐड करेंगे तो पीएच इंक्रीज होगी, और जिस पीएच के ऊपर ये सारे कोलेटरल पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे उस पीएच को बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। उस पीएच की वैल्यू क्या होगी? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसी तरह यदि सपोज करो किसी सब्सटेंस का कोलेटरल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है और इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर सब एसिड डालें, एसिड, एसिड में प्रोटॉन H प्लस आया तो पीएच डिक्रीज होगी, और जिस डिक्रीज्ड पीएच पर ये पार्टिकल बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे वो होगा इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो कैटायोनिक सोल का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में पीएच हायर होगी 7 से, और एनायनिक सोल का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में पीएच क्या होगी? 7 से कम होगी, क्योंकि इसका न्यूट्रल एसिड ही करेगा। अच्छा, पता कैसे चलेगा न्यूट्रल हो गया? पता ऐसे चलेगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस शो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे सोल का पार्टिकल न्यूट्रलाइज हुआ वो इलेक्ट्रोफोरेसिस शो करना बंद कर देगा। तो जिस पीएच पर कोलोइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रॉपर्टी शो नहीं करता और उसको क्या बोलेंगे हम? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ पीएच, नॉट द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, बट एट दिस पीएच all colloidal particle becomes neutral and do not show electrophoresis। और जब सारे न्यूट्रल हो जाएंगे तो कोलोइड की स्टेबिलिटी मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि कोलोइड की स्टेबिलिटी तब तक है जब तक कि चार्ज है। चार्ज जैसे ही न्यूट्रल हुआ कोलोइड बिकम अनस्टेबल। तो एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ सोल मिनिमाइज बिकम्स मिनिमम। सबसे कम स्टेबिलिटी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर इनकी होती है। समझ गए बात? तो देखिए, देखो पीएच ऑफ कोलोइड्स, pH of colloids at which colloidal particles become neutral and do not show electrophoresis is known as isoelectric point।
known as isoelectric point. देखो कोरस बिकम least stable यानी मिनिमम स्टेबल become least या minimum stable at this pH. At this pH, इस pH का कॉर्ड क्या हो जाएगा? मिनिमम स्टेबल हो जाएगा. समझ में बात? चलो नेक्स्ट. अब चार्ज प्रोड्यूस ऑन कॉर्ड. कॉर्ड पर चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? चार्ज प्रोड्यूस ऑन कॉर्ड्स. कॉर्ड्स पर चार्ज कैसे आता है, कहां से आता है? तो देखिए कॉर्ड पार्टिकल तो खुद को न्यूट्रल होता है वो, लेकिन डिस्पर्शन मीडियम में जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, हम स्टेबिलाइजर डालते हैं ना, स्टेबिलाइजर का पर्पस क्या है? प्रोवाइड द आयंस. तो कुछ सेलेक्टेड आयनों का प्रेफरेंशियली एब्जॉर्प्शन होता है. कुछ कोलाइडल कण कुछ सब्सटेंस के कॉलॉइड्स कैटायन का एब्जॉर्प्शन करेंगे और कुछ सब्सटेंस के कॉलॉइड्स एनायन का नेगेटिव चार्ज आयन का एब्जॉर्प्शन करते हैं. प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन यानी कि या तो सारे कैटायन का या सारे एनायन का. ये डिपेंड करता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर. एक ही सब्सटेंस का कॉलॉइड नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. हाँ, लेकिन जो जहां जाता है वो आयंस के प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन के कारण आता है. कॉलॉइड पार्टिकल में खुद का चार्ज नहीं होता, बट खुद की सरफेस होती है और सरफेस की प्रॉपर्टी एब्जॉर्प्शन, तो आयंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इसलिए पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं और ये चार्ज स्टेट में ही कॉलॉइड स्टेबल है, अदरवाइज कॉलॉइड स्टेबल नहीं हो सकता. देखिए देखो पार्टिकल्स ऑफ द लायोफोबिक सॉल. पार्टिकल्स ऑफ द लायोफोबिक सॉल acquire the charge. Acquire the charge. पीछे बातें ना करें. Acquire the charge. अब चार्ज कैसे एक्वायर करेगा? लिखो acquire the charge by preferential adsorption of ions. By preferential adsorption of ions from dispersion medium. ठीक है. अब ये चार्ज किस पर डिपेंड करेगा? तो चार्ज ऑन कॉलॉइड्स डिपेंड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन. लिखिए देखो चार्ज ऑन कॉलॉइड्स डिपेंड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन. अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन जरा ध्यान दीजिए. देखो जैसे कि सिल्वर आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाओ. सिल्वर आयोडाइड हाईली इनसॉल्युबल है, तो वाटर में सॉल्ट की फॉर्म में होगा. और उसके सॉल्ट को बनाने के दो तरीके हैं. देखो एक ये है कि सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से की जाए. तो यहाँ क्या होगा? यदि पोटेशियम आयोडाइड को एक्सेस क्वांटिटी में लें तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. तो ऑल सिल्वर आयन कन्वर्ट इनटू द HCl
अब ये एजीआई क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। किसका करेगा? अब देखो सॉल्यूशन में अवेलेबल कौन कौन से आयन है, जरा इसको देखते हैं। देखो सिल्वर तो सारे काम आ गए। अब सॉल्यूशन में एक तो नाइट्रेट है, नाइट्रेट, एक K प्लस और एक क्या है, आयोडाइड। अब ये जो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन के दो पैरामीटर्स होते हैं। नंबर एक, कॉमन आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। जो आयन इसके अंदर है यदि वैसा आइडेंटिकल आयन तुमने कोई है तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और कॉमन आयन क्या है, आयोडाइड। कॉमन आयन क्या है, आयोडाइड। तो पहला पैरामीटर तो ये है कि कॉमन आयन विल बी एब्जॉर्ब। कॉमन आयन ना हो तो फिर वो आयन होगा जो ज्यादा स्ट्रांगली एब्सॉर्ब होगा, सरफेस से ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। तो ठीक है, यहाँ कॉमन आयन आयोडाइड है तो आयोडाइड एब्सॉर्ब हो गया और K प्लस और नाइट्रेट सॉल्यूशन में रहेंगे। इसको बात है छान करके निकालते हैं तो ये बनेगा नेगेटिव सॉल्व। ये बनेगा नेगेटिव सॉल्व क्योंकि सिल्वर आयोडाइड ने आयोडाइड का एब्जॉर्प्शन किया है। यदि इसका डायग्राम बना है तो सपोज करो ये AgI है और इसने आयोडाइड का एब्जॉर्प्शन कर लिया ऐसे, ठीक। अब इसका उल्टा करते जरा देखिए। अब हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में मिलाते हैं KI, लेकिन अब एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट है तो वही KI लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। No, silver nitrate is in excess. Again, क्या बनेगा AgI? अब क्योंकि KI तो लिमिट में है तो all iodides are consumed. अब आयन कौन कौन से बचेंगे, Ag प्लस बचेगा, K प्लस और NO3 माइनस। तो Ag प्लस इज द कॉमन आयन, तो कॉमन आयन विल बी एब्सॉर्ब Ag प्लस। बाकी ठीक है, K प्लस और नाइट्रेट सॉल्यूशन में रहेंगे, कुछ हटाएंगे और ये बनेगा पॉजिटिव सॉल्व। इसके डायग्राम में देखिए, अगेन ये सिल्वर आयोडाइड और Ag प्लस सरफेस पर होगा, इस तरीके से। और देखिए इसके अंदर देखिए जितने भी सल्फाइड आयंस होते हैं ना, सल्फाइड सोल होते हैं, जो मेटल सल्फाइड सोल होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज बाय एब्सॉर्बिंग सल्फाइड आयंस। देखिए ऑल मेटल सल्फाइड्स form negative soul। क्यों नेगेटिव सोल? बाय एब्सॉर्बिंग सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन का एब्जॉर्प्शन करके। क्योंकि इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में H2S गैस काम में ली जाती है ना, और H2S गैस इज द वाटर सॉल्युबल गैस। H2S गैस प्रोड्यूस सल्फाइड आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। और जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये सल्फाइड आयन, जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड, ये एब्सॉर्ब करेगा किसका, सल्फाइड आयन का। इसी तरह देखिए पेप्टाइजेशन प्रोसेस में, देखो पेप्टाइजेशन में क्या होता है, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल होता है वो फेरिक आयन का एब्जॉर्प्शन करता है। फेरिक आयन क्यों, हाइड्रोक्साइड का क्यों नहीं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड एसिडिक मीडियम में होगा ही नहीं।
एसिड में तो बनता है HCl, तो हाइड्रोक्साइड आयन को तो रहने नहीं देगा ना, तो बचेगा क्या, वेरिफाइन, इसका एडजॉर्प्शन करेगा। हाँ लेकिन दो चीजें भी यहाँ पर देखिए, देखो जो फेरिक क्लोराइड जो होता है, फेरिक क्लोराइड, इसका दो तरीके से सोल्व हो रहा है। एक इसको हम सीधा बॉटम इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो फिर एक पॉजिटिव चार्ज सोल्व बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वाटर ही इसके साथ रिएक्शन से बनेगा HCl, क्योंकि इसकी दो ही कॉमन आयन है फेरिक हाइड्रोक्साइड के, तो फेरिक बनेगा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड विल बी कंज्यूम बाय HCl, तो बचेगा फेरिक को एब्सॉर्ब हो जाएगा। हाँ यदि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस लेना है, हाइड्रोक्साइड आयन की, तो अब तो यानी अल्कली मीडियम ले लें तो इसका जो सोल प्रिपेयर होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होगा हाइड्रोक्साइड आयन और ये नेगेटिव चार्ज सोल्व करेगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर तो देखो एसिडिक मीडियम में तो बन रहा है पॉजिटिव चार्ज और अल्कलाइन मीडियम में बन रहा है नेगेटिवली चार्ज। तो कोलॉइड के ऊपर जो चार्ज आ रहा है ना, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हाँ बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉलॉइड, नंबर 8 देखिए। अब यहाँ पर इसकी दो तीन नाम है, एक तो प्रेसिपिटेशन, दूसरा नाम है कोगुलेशन ऑफ कॉलॉइड। प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन ऑफ कॉलॉइड्स। देखो किसी भी कॉलॉइड्स को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देना, ये कहलाता है प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन ऑफ कॉलॉइड, यानी कि कन्वर्जन ऑफ कॉलॉइड इनटू द प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सस्पेंशन प्रेसिपिटेट ही तो होता है सस्पेंशन में, या फिर कन्वर्जन ऑफ कॉलॉइड इनटू द सस्पेंशन कह दीजिए, एक ही बात है। बेस्ट टर्म क्या है? कोगुलेशन, प्रेसिपिटेट, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन। तो लिखिए, देखो कन्वर्जन ऑफ कॉलॉइड इनटू प्रेसिपिटेट और सस्पेंशन दोनों लिख लीजिए। कन्वर्जन ऑफ कॉलॉइड्स इनटू प्रेसिपिटेट और सस्पेंशन। अब ये होता कैसे? इसका एक ही तरीका है, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देना। तो कोगुलेशन टेक प्लेस बाय न्यूट्रलाइजिंग द चार्ज of colloids. As the charge neutralized, repulsion between the particles finished, and colloid particle associated to form the bigger particles. और बिगर पार्टिकल क्या है? प्रेसिपिटेट है, वो तो सस्पेंशन है। तो कोगुलेट करने का एक ही तरीका है, ये चार्ज जो इसके पास है, जो एडसॉर्ब आयन है, इसकी वजह से कॉलॉइड के ऊपर चार्ज है, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देना, उस चार्ज को न्यूट्रल बना देना। जैसे चार्ज न्यूट्रल बनेगा, पार्टिकल रिपल्शन खत्म हो जाएगा, ये मिलने लग जाएंगे, जुड़ने लग जाएंगे और बड़े बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। और देखिए, देखो कोगुलेशन टेक प्लेस बाय न्यूट्रलाइजिंग द चार्ज। Coagulation take place by neutralizing the charge of colloids. समझ में आ गई बात? अब ये न्यूट्रलाइजिंग कितने तरीके से हो सकता है, जरा इसको देखिए।
देखिए कोगुलेशन कितने तरीके से हो सकता है, प्रेसिपिटेशन कितने तरीके से हो सकता है, तो इसी में चल रहा है मेथड ऑफ कोगुलेशन। इसके तरीके क्या क्या है, मेथड्स ऑफ कोगुलेशन, इसी में चल रहा है। देखो सारे के सारे मेथड का बेस है कि चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के तरीके, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के तरीके क्या क्या है। नंबर 1 पहला बाय बॉइलिंग, बाय बॉइलिंग, उबालने से क्या होता है, उबालने से क्या होगा, ये जो एब्सॉर्ब आयन से हटने लग जाते हैं, तो लंबा उबालते हैं, बाकी दोनों में वंडरवाल फोर्स तो है, हट जाता है, और हटते ही वो इकट्ठे होने शुरू कर जाते हैं, इकट्ठे होते ही कोगुलेशन हो जाता है। कोलोइड तो तब तक है जब तक इसका साइज 1000 नैनोमीटर से छोटा है, और जैसे मिलकर के 1000 नैनोमीटर को क्रॉस करेंगे it becomes into suspension or precipitate, तो बाय बॉइलिंग। तो देखिए, देखो इन बॉइलिंग, इन बॉइलिंग देखो एब्सॉर्ब्ड आयन रिमूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ colloids, in boiling adsorbed ions are removed from the surface of a colloid, so colloidal particles are associated। बता के बाद नंबर 2, दूसरा तरीका है बाय एक्सेसिव डायलिसिस, एक्सेसिव या प्रोलॉन्ग डायलिसिस। भाई डायलिसिस में छानते तो है, अभी छानने की प्रक्रिया लंबे टाइम तक करते रहो, बहुत समय तक करो छानना, अब ज्यादा छानोगे तो भी क्या होगा, ये आयन हट जाते हैं, और हटते ही आपकी कोगुलेशन शुरू हो जाता है। तो बाय द एक्सेसिव डायलिसिस क्या होगा, एड्सॉर्ब आयंस रिमूव, क्योंकि डायलिसिस के प्रोसेस में डिस्पर्शन मीडियम लगातार बढ़ता रहता है, बढ़ता रहेगा इनको भी छोड़ने लग जाता है, और छोड़ते ही इसका कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए एड्सॉर्ब्ड आयंस रिमूव बाय एक्सेसिव डायलिसिस। थर्ड में क्या होगा, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, यदि इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो भी हट जाएंगे, हमने देख चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड भी कोलॉइड को न्यूट्रलाइज कर देता है। नंबर 4, बाय मिक्सिंग of opposite colloids, opposite charged colloid, by mixing of opposite charged colloids, एक कोलॉइड पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों को मिलाने से क्या होगा, दोनों आयंस का म्यूचुअल न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल एनसीईआरटी में भी है, यदि आर्सेनिक सल्फाइड में फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट मिला दे तो इसका सल्फाइड इसके फेरिक आयन से न्यूट्रलाइज कर जाएगा, और ये दोनों कोगुलेंट हो जाएंगे। समझ में आ गई ना बात, ये तो देखिए हाँ, लेकिन ऑपोजिट चार्ज आयंस,
opposite charged ions are mutually neutralized to each other, are mutually neutralized to each other. ठीक है, नंबर फिफ्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बोर्ड में भी पूछा गया है, कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा गया है, और इसी की डिटेल आपके एनसीईआरटी में गई है। इसके ऊपर के बाकी मेथड तो ठीक है, वैसे इंट्रोडक्शन ही इलेक्ट्रोफोरेस में समटाइम इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा पांच है इंपॉर्टेंट, और ये बाय मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बाय मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स करके, इलेक्ट्रोलाइट्स को मिला करके देखिए, देखो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में आयन देता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कैटायंस और एनायंस, तो आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज द कोलेटल पार्टिकल, सो कोलेट्स आर कोगुलेटेड, बस ये, जैसे कि आप दूध होता है ना, अब दूध को कोगुलेट करने के लिए, फाड़ने के लिए क्या डालते हो, लेमन जूस या एलम बिटर डालते थोड़ा सा, उससे और भी जल्दी हो जाता है, तो दूध कोगुलेट हो जाता है। बारिश में मिट्टी का पानी आता है, कई नलों में हैंड पंप में या ग्राउंड वाटर की मिट्टी आने लग जाती है, और वो मिट्टी नॉर्मल कपड़े से नहीं छूटती हो, क्योंकि उसे मिट्टी के डस्ट के कोलेटल पार्टिकल होते हैं बहुत ही महीन, उस मिट्टी को कोगुलेट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें एलम डालते हैं थोड़ा सा। ये पानी को प्योर करने का घरेलू और इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्री में भी जहाँ लाट जिसके अंदर पानी प्योर होता है ना, वहां से तरीके काम मिलेगा, थोड़ा एलम मिला देते हैं। एलम डाल के हम देखते देखते ये होता है कि सारी मिट्टी भट करके ऐसे नीचे बैठ जाती है, जिसे दूध भट करके नीचे बैठता है, और पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है इस तरीके से। तो ये बाय मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, समझ आ रही है ना बात, इस तरीके। तो देखिए, देखो आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ions of electrolytes neutralize the colloidal particles, neutralize the colloidal particle, so colloids are precipitated, so colloids are precipitate, अब यहाँ पर देखिए रूल है, नियम है जो इस इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है, उस रूल का नाम है हार्डी-फ्रिंजेस रूल। देखिए हार्डी-फ्रिंजेस रूल, हार्डी-फ्रिंजेस रूल कहता है कि किसी भी आयन की कोगुलेटिंग पावर उस आयन के चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। देखो जैसे कि मिल्क होता है ना, वो नमक से नहीं फटता है, नमक बहुत सारा डालना पड़ेगा आपको तो दूध फटेगा। 1 लीटर दूध को फाड़ने के लिए 1 मुट्ठी में नमक चाहिए, जबकि एलम थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि एलम में एल्यूमिनियम +3 होता है, नमक में Na+ होता है, और एल्यूमिनियम +3 की कोगुलेटिंग पावर Na+ से बहुत ज्यादा होती है। तो कोलोइड को कोगुलेट करने की आयन की जो कैपेसिटी है, वो आयन के चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है, और एक्चुअल में तो चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। देखो एल्यूमिनियम से छोटा मैग्नीशियम होता है, इससे छोटा एल्यूमिनियम +3 होता है, इनका साइज लगातार घटता है, चार्ज लगातार बढ़ता है, तो चार्ज डेंसिटी
रैपिडली इंक्रीज। चार्ज मतलब आयन जितना छोटा होगा साइज में, चार्ज जितना ज्यादा होगा, तो चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी ना। तो जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, कोगुलेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तुम्हारी बात यही हार्डी-शोल्डर्स रूल है। लेकिन देखो कोगुलेटिंग पावर ऑफ ions proportional to charge density, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो Na+ से ज्यादा कोऑपरेटिव पावर Mg+2 की है, इससे ज्यादा एल्यूमिनियम+3। लेकिन एक कैटायन है, किसको कोऑपरेट करेंगे? एनायोनिक कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि मेटल सल्फाइड को। इस तरह देखिए, एनायन में क्लोराइड से ज्यादा सल्फेट, इससे ज्यादा फॉस्फेट, इससे ज्यादा फेरोसाइनाइड। मतलब एज द चार्ज इंक्रीज, कोऑपरेटिंग पावर बस ध्यान में रखना है कि आपके जो कैटायन से कैटायन विल कोऑपरेट द नेगेटिव चार्ज को। जैसे कि एग्जांपल है, देखिए देखो, फॉर कोऑपरेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट, अब आर्सेनिक सल्फाइड एक नेगेटिव चार्ज सॉल्ट है, इसके लिए कैटायन स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो एल्यूमिनियम+3 जैसे LCl3 इज गुड। For coagulation of arsenic sulfide salt, LCl3 is good। क्यों गुड? क्योंकि आर्सेनिक सल्फाइड एक नेगेटिव चार्ज सॉल्ट है, इस नेगेटिव सॉल्ट। और जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, प्रोवाइड एल्यूमिनियम+3, गुड हो गए। इस तरह देखिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर कोऑपरेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। कोई बातें ना करें, अभी तुम्हारा रजिस्टर चेक करने वाला हूं मैं। हाँ, फॉर कोऑगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। अब ये पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट है, इसके लिए आयरन चाहिए, इसके लिए सोडियम फॉस्फेट इज गुड। ये गुड है क्योंकि आपके, इसकी वजह ये, क्योंकि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ना, ये पॉजिटिव सॉल्ट है, ये पॉजिटिव सॉल्ट है। और फिर जो सोडियम फॉस्फेट है Na3PO4 गिव फॉस्फेट एनायन, तो फॉस्फेट इज गुड फॉर पॉजिटिव सॉल्ट, एल्यूमिनियम+3 इज गुड फॉर नेगेटिव सॉल्ट। ये हार्डी और शोल्डर रूल। इसमें एक टर्म और आती है, कोगुलेशन वैल्यू। है ना, फॉर कोगुलेशन ऑफ एसिड राइस का सोल, तो इसमें ब्रैकेट में N+3 भी आएगा ना बाहर, ऊपर वाले में।
ये इसके जस्ट ऊपर वाला ये बोथ वाइब्रेशन इसमें बेस्ट में एक्सेस दिया है। हाँ लिख दो भाई, कोई इतनी जरूरी नहीं है। इतनी तो नेगेटिव वॉइस के साथ हाँ बस एक्सप्लेनेशन अपन यहाँ लिख देते हैं फिर, है ना। हाँ, यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है, इवन एग्जाम में भी लिखा नहीं आएगा, याद ही रखना कि पॉजिटिव सॉल्व है। वॉइस नेगेटिव दिखाता हाँ नहीं हाँ इज गुड, ये सब बोलते तो आप बोलते भी हैं, जैसे बोलते नहीं जब तो बातें करते हैं। हाँ जरा देखिए कोगुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू, इसको फ्लोकुलेशन वैल्यू भी बोला जाता है, कहीं कहीं ये भी वर्ड मिलता है फ्लोकुलेशन वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोलाइट की। कोगुलेशन वैल्यू, प्रेसिपिटेशन वैल्यू, फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये वैल्यू किसके लिए है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। क्या है वैल्यू में जरा देखिए, देखो वैल्यू भी ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की मिलीमोल में वो क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन मिलीमोल, जो 1 लीटर सॉल्ट को 2 आवर्स में कोगुलेट कर देता है। समझ रही बात, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल which coagulate the 1 liter salt in 2 hours। तो जो मिलीमोल में इलेक्ट्रोलाइट की जो क्वांटिटी आएगी वो होगी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन वैल्यू। अरे कोगुलेशन वैल्यू जितनी कम होगी उसको कोगुलेशन करने की पावर उतनी ज्यादा होगी, यानी कि कम मिलीमोल रहेंगे ना कोगुलेट करने के लिए, तो जितने कम मिलीमोल लगेंगे हम कहेंगे कि कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा है। समझ आ गई बात। तो लिखिए देखो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन मिलीमोल, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन मिलीमोल required to coagulate the 1 liter salt in 2 hours, 1 liter salt in 2 hours। अब चलो इसका फॉर्मूला देखिए कोगुलेशन वैल्यू, इसके फॉर्मूले में दे सकते हैं अपन कोगुलेशन वैल्यू, तो देखिए मिलीमोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लीटर, volume of salt in liter। और यहाँ पर जो कोगुलेशन पावर होगी ना, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट, क्या चीज, हाँ स्टैंडर्ड टाइम। चलो नंबर 9,
प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड, प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड्स। अब प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड को किससे बचाना है? कोगुलेट से, कोगुलेट होने से। अब लायोफोबिक सॉल्ट क्योंकि अनस्टेबल होते हैं, क्या होता है टेंडेंसी टू कोगुलेट, उन हवा में छोड़ देंगे तो ही कोगुलेट हो जाएंगे। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो घुल करके एसिड बनाती है, उससे भी कोगुलेट हो जाएंगे। तो सॉल्ट को कोगुलेट होने से प्रिवेंशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द कोगुलेशन, दैट इज नॉट ए प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड। अब इसके करते क्या है वो भी चीज देखिए, देखिए देखो प्रिवेंशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम कोगुलेशन is known as protection of colloids. और इसके लिए करेंगे क्या? तो देखो इसका करते हैं इसके लिए ये है, हमको पता है कि जो लायोफिलिक सॉल्ट होते हैं ना दे आर स्टेबल, वो कोगुलेट नहीं होते कभी। जैसे गोंद होता है ना, गोंद तो कहाँ कोगुलेट होता है? गोंद को आप दूध की तरह अलग नहीं कर सकते आप। तो लायोफिलिक सॉल्ट आर स्टेबल इन नेचर, वो इसलिए स्टेबल है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गली सॉल्वेंट के साथ बाइंड हो जाते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गली सॉल्वेटेड। पर लायोफोबिक सॉल्ट हैव द टेंडेंसी टू कोगुलेट। तो लायोफोबिक सॉल्ट को कोगुलेट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा लायोफिलिक सॉल्ट मिला देते हैं, इतना सा, ताकि उसकी नेचर भी चेंज ना हो और उसकी लाइफ बढ़ जाए। जिसे मिल्क में नेचुरली मिला होता है, पेंटिंग के कलर्स वगैरह में बाहर से मिला देते हैं। ये पेन के इंक जिसे आप लिखते हो इसमें गोंद मिला हुआ आता है, तो इसमें चिकनाहट होती है ना, गोंद के कारण होती है, कम गोंद मिला होता है जो उस इंक को, क्योंकि इंक भी तो आपके कोलेटल सॉल्यूशन ही है जिसको कोगुलेट होने से बचाता है। तो कोगुलेशन के लिए लायोफोबिक सॉल्ट में क्या मिलाते हैं? लायोफिलिक सॉल्ट। अच्छा, लायोफिलिक सॉल्ट में भी अलग अलग लायोफिलिक सॉल्ट की बचाने की पावर अलग अलग है। किसी सॉल्ट की थोड़ी सी क्वांटिटी मिलाओगे तो ही वो सेव हो जाएगा, और किसी लायोफिलिक को ज्यादा मिलाना पड़ेगा तो वो सेव होगा। समझ आ रहा है ना? तो लेकिन इसमें प्रोटेक्शन के लिए देखो, फॉर दिस पर्पज, for this purpose lyophilic salt is added, lyophilic salt is added in lyophobic salt. क्या करते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट में लायोफोबिक सॉल्ट नहीं, लायोफोबिक सॉल्ट, और जो लायोफिलिक सॉल्ट में मिलाया गया है उसको क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स। ठीक है, देखिए लायोफिलिक सॉल्ट इज नोन एज प्रोटेक्टिव सॉल्ट। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हिसाब है कि व्हाट इज द प्रोटेक्टिव सॉल्ट, है ना, प्रोटेक्टिव सॉल्ट। अभी प्रोटेक्शन होता कैसे देखिए, देखो लायोफिलिक सॉल्ट के बारे में एक बात हम जानते हैं कि लायोफिलिक सॉल्ट सॉल्वेटेड रहता है और इसलिए वो स्टेबल होता है। क्या होता है वो? सॉल्वेटेड। तो जब लायोफोबिक सॉल्ट में लायोफिलिक सॉल्ट मिलाते हैं तो सरफेस ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट इज कोटेड, इज सराउंडेड बाय thin layer of लायोफिलिक सॉल्ट। अरे लायोफिलिक सॉल्ट क्योंकि सॉल्वेटेड रहता है और इससे उसका प्रोटेक्शन हो जाता है। तो लाइन लिख लीजिए, देखो सरफेस ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट, सरफेस ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट
is surrounded by a thin layer of lyophilic soil. Surface of lyophilic soil is surrounded by a thin layer of lyophilic soil. क्लियर? कल का चैप्टर और बचा हुआ है अभी। कल सब एनसीईआरटी लेके आना है ना, कल कोई बिना एनसीईआरटी के ना आए, आज ही रख लेना घर जाकर के, क्योंकि इसमें आखिरी में आएगी कोलॉइड की एप्लीकेशन, उसको मैं एनसीईआरटी से समझाऊंगा केवल। जो कोलॉइड की एप्लीकेशन है, इसके क्या क्या यूज है डेली लाइफ में, ठीक है ना, हम उसको केवल यहाँ क्लास में लिखाएंगे नहीं, कल एनसीईआरटी से समझेंगे, ठीक है। तो कल सब एनसीईआरटी लेके आना, थोड़ा चैप्टर और बचा हुआ है पूरा करके एनसीईआरटी से एप्लीकेशन समझेंगे, परसों इसके डाउट खत्म करना और नर्सों से अगला चैप्टर चालू करेंगे, मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो कल कोई भी बगैर एनसीईआरटी की क्लास में एंटर ना करे, मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से। याद करके आज ही एनसीईआरटी की बुक्स रख लेना है ना, क्योंकि कल एप्लीकेशन उसी से समझेंगे अपन, बुक रहेगी तो अच्छे से समझ में आएगा।